नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। और वो पहेली है सीखना। आखिर हम सीखते कैसे हैं? इसका कोड क्या है? और क्यों ये हर किसी के लिए अलग होता है? चलिए इसी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, है ना? किसी के लिए पढ़ना लिखना इतना आसान और किसी के लिए जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली। तो क्या ये सिर्फ मेहनत की कमी है या दिमाग की कोई बात या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसका जो जवाब है ना वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, सीखने में जो ये फर्क होता है वो इंटेलिजेंस या होशियारी की कमी नहीं है। नहीं, ये तो बस दिमाग की वायरिंग का फर्क है। और इस बात को समझना ही सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। तो फिर इस सीखने वाली पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल चीज को समझना होगा। और वो है हमारी सारी इंद्रियों, हमारे सारे सेंसेस की ताकत का इस्तेमाल करना। इसे कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग, या हिंदी में कहें तो बहुसंवेदी शिक्षण। अब सुनने में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका सीधा सा मतलब है कि देखने, सुनने और करने, इन तीनों शक्तियों को एक साथ मिला देना। यह सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये दिमाग में जानकारी को एकदम गहराई से बिठाने का सबसे जबरदस्त तरीका है। हमारा जो दिमाग है ना, वो जानकारी को प्रोसेस करने के लिए तीन मेन रास्ते इस्तेमाल करता है। पहला, देखकर सीखना यानी विजुअल। दूसरा, सुनकर यानी ऑडिटरी। और तीसरा, छूकर या कुछ करके मतलब काइनेस्थेटिक। आप कह सकते हैं कि ये हमारे सीखने के तीन सुपर हाईवेज हैं। पर सोचिए, क्या होगा अगर इन रास्तों में से कोई एक, मान लीजिए सुनने वाला रास्ता, उतना तेज ना हो? बस यहीं से सीखने की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी सुपर हाईवे की एक लेन अचानक बंद हो जाए। और ठीक यहीं पर मल्टी सेंसरी टीचिंग का असली जादू काम आता है। हम क्या करते हैं, हम जो रास्ता कमजोर है उसे बाईपास करने के लिए दूसरे मजबूत रास्तों से एक पुल बना देते हैं। मतलब अगर सुनना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, हम देखने और करने के जरिए उस जानकारी को दिमाग तक पहुंचा देंगे। अच्छा, चलिए इसको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं, डिस्लेक्सिया। देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिस्लेक्सिया इंटेलिजेंस की कमी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ भाषा को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है। इसमें होता क्या है कि दिमाग को अक्षरों को उनकी आवाज़ से जोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये दिमाग की वायरिंग का फ़र्क है, काबिलियत का नहीं। जैसा कि मार्गरेट बायर्ड रॉसन ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे छात्रों को बस एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। उन्हें इस तरह से सिखाना होता है कि उनके हाथ, आंखें, कान और आवाज़ सब एक साथ काम करें। और यही यही तो मल्टीसेंसरी टीचिंग का निचोड़ है। तो असल में ये तकनीकें दिखती कैसी हैं? सोचिए, बच्चे रेत पर उंगली से अक्षर बना रहे हैं और साथ साथ उसकी आवाज़ भी निकाल रहे हैं, या फिर लकड़ी के ब्लॉक से शब्द बना रहे हैं। एक ही वक्त में देखना, सुनना और करना, यही वो तरीका है जो दिमाग के अंदर सीखने के पक्के कनेक्शन बनाता है। लेकिन रुकिए, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ डिस्लेक्सिया के लिए नहीं है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग चुनौती को देखते हैं, ताकि ये समझ आए कि ये तरीका कितना यूनिवर्सल है। देखिए, असल बात यह है कि अच्छा और असरदार तरीका वो है जो हर इंसान के सीखने के अनोखे तरीके के हिसाब से खुद को बदल ले। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है उसे ढूंढने की बात है। अब बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, यानी सुनने में होने वाली दिक्कत। इसका सीधा मतलब है कि सुनने की क्षमता पर असर पड़ा है। और क्योंकि हम भाषा, बोलना, समझना ज्यादातर सुनकर ही सीखते हैं, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ऑडियोग्राम कहते हैं। ये सुनने की क्षमता को मापता है। देखिए, बाईं तरफ जो ग्राफ है वो नॉर्मल हियरिंग का है, और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आवाजें मिस हो रही हैं। ये जो केले जैसा शेप है ना, इसे स्पीच बनाना कहते हैं। मजेदार नाम है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बातचीत की ज्यादातर जरूरी आवाजें इसी रेंज में आती हैं, और जिस किसी को हियरिंग लॉस है उसके लिए ये पूरी रेंज ही पहुंच से बाहर हो सकती है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, इम्पेयरमेंट यानी हानि एक फिजिकल चीज है, जैसे कान में कोई दिक्कत होना। डिसेबिलिटी यानी विकलांगता उस हानि की वजह से क्षमता में आई कमी है, जैसे भाषा सीखने में मुश्किल। और हैंडीकैप यानी बाधा वो तब बनती है जब समाज या माहौल सही अवसर नहीं देता।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सही सपोर्ट मिल जाए तो एक हानि को बाधा बनने से रोका जा सकता है। तो चाहे मामला डिसलेक्सिया का हो या हियरिंग लॉस का, असल चाबी सही सपोर्ट में है। और ये जो सपोर्ट है, ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होता है। तो चलिए अब सफलता के इन सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई एक जादुई तरीका नहीं होता, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। इसकी जगह कुछ बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल सिद्धांत हैं। और ये सिद्धांत हर तरह के सीखने वालों की मदद कर सकते हैं, चाहे उन्हें कोई खास चुनौती हो या ना हो। तो ये हैं वो 6 सिद्धांत। पहला, मल्टी सेंसरी यानी सारे सेंसेस का इस्तेमाल। दूसरा, सिस्टमैटिक और क्यूमुलेटिव, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर में पुराने सीखे हुए पर नया बनाना। तीसरा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी हर कॉन्सेप्ट को साफ साफ सिखाना। चौथा, डायग्नोस्टिक टीचिंग, जो सीखने वाले की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। पांचवा, सिंथेटिक और एनालिटिक, मतलब हिस्सों से पूरा और पूरे से हिस्से दोनों सिखाना। और छठा, कॉम्प्रहेंसिव, जो भाषा के हर लेवल पर काम करे। ये सब मिलकर हर किसी के लिए सीखने का एक बेहद मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, ये पूछने की बजाय कि क्या ये स्टूडेंट होशियार है, क्या होगा अगर हम ये पूछना शुरू करें कि ये स्टूडेंट सीखता कैसे है? क्योंकि जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हम सीखने की किसी भी पहेली को सुलझाने का कोड क्रैक कर लेंगे। तो चलिए आज सीधे सीखने की अक्षमताओं की दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम में से कई लोगों को, हमारे परिवारों को और हाँ, हमारी क्लासरूम्स को भी छूता है। अच्छा, ये मंजर शायद हम सब ने कहीं न कहीं देखा होगा। एक होशियार, समझदार बच्चा जो क्लास में पढ़ने या लिखने जैसी बिल्कुल बेसिक चीज़ों से जूझ रहा है। और जानते हैं, बात अक्सर कोशिश की कमी की होती ही नहीं है। असल में सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं। सीखने में कठिनाई होना और सीखने की अक्षमता होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। कठिनाई वो अस्थायी हो सकती है, शायद माहौल की वजह से या किसी और कारण से। लेकिन अक्षमता वो एक लाइफ लॉन्ग, मतलब जीवन भर की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसे सिर्फ ज्यादा मेहनत करके ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे सही स्ट्रैटेजी से मैनेज किया जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सीखने की अक्षमताएं आखिर हैं क्या। फिर हम पढ़ने लिखने से जुड़ी चुनौतियों को देखेंगे, गणित और मोटर स्किल्स की बाधाओं को जानेंगे। इसके बाद ध्यान और सामाजिक मेलजोल पर बात करेंगे और आखिर में समावेशी शिक्षा की जो ताकत है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। अलग अलग अक्षमताओं पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस शब्द लर्निंग डिसेबिलिटी का असल में मतलब क्या है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल, मतलब दिमाग से जुड़ी कंडीशन है। ये इस बात पर असर डालती है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे रिसीव करता है, कैसे उसे प्रोसेस करता है। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये कि इसका इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे छात्र अक्सर औसत या उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और जानते हैं, ये समझ कोई रातों रात नहीं बन गई। 1960 के दशक में सैमुअल किर्क ने पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। और अगर भारत की बात करें तो 1995 के पीडब्ल्यूडी एक्ट और खास तौर पर 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने इन कंडीशंस को पहचानने और जरूरी सपोर्ट देने में एक बहुत मजबूत नींव रखी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये अक्षमताएं होती क्यों हैं? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये अक्सर वंशानुगत यानी जेनेटिक, शारीरिक और यहाँ तक कि हमारे आसपास के माहौल यानी पर्यावरणीय फैक्टर्स का एक मिला-जुला असर होता है। मतलब हर केस अपने आप में यूनिक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जानी पहचानी कैटेगरी की, वो चुनौतियां जो पढ़ने और लिखने से जुड़ी हैं। डिसलेक्सिया, ये शब्द हम सब ने शायद सबसे ज्यादा सुना है। ये एक पठन विकार है, मतलब पढ़ने से जुड़ी समस्या। इसकी जड़ में क्या है? असल में दिमाग को अक्षरों और उनकी आवाज के बीच कनेक्शन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। तो होता यह है कि दिमाग शब्दों को एक अलग ही तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम बन जाता है। तो फिर इसे पहचाने कैसे? इसके कुछ आम लक्षण हैं, जैसे अक्षरों और नंबर्स को उल्टा देखना, बी का डी दिखना या 13 को 31 पढ़ना,
100 को वॉज जैसे मिलते जुलते शब्दों में कंफ्यूज हो जाना, पढ़ने की रफ्तार का बहुत धीमा होना और स्पेलिंग के साथ तो जैसे एक लगातार जंग चलती रहती है। और इस अनुभव को समझने के लिए फिल्म तारे जमीन पर से बेहतर क्या हो सकता है। ईशान अवस्थी का जो किरदार है वो डिस्लेक्सिया से जुड़ी असली चुनौतियों को बिल्कुल हमारे सामने लाकर रख देता है। ये कोई आलस नहीं है, ये एक असली संघर्ष है। अच्छा, एक और बात, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। डिस्लेक्सिया का लेना देना मुख्य रूप से पढ़ने और भाषा को प्रोसेस करने से है, वहीं डिस्ग्राफिया लिखने की जो फिजिकल क्रिया है उस पर असर डालता है। मतलब लिखावट का अस्पष्ट होना, अक्षरों के बीच सही स्पेस न रख पाना या अक्षर बनाने में ही मुश्किल आना। तो शब्दों से आगे बढ़कर अब चलते हैं संख्याओं और फिजिकल कोऑर्डिनेशन की दुनिया में। क्या कभी मैथ्स डिस्लेक्सिया के बारे में सुना है? इसी को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और ये सिर्फ मैथ्स में कमजोर होना नहीं है, नहीं, ये संख्याओं को, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को और हिसाब किताब को समझने का एक बुनियादी संघर्ष है। दिमाग के लिए नंबर्स जैसे एक पहेली बन जाते हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है जब कोई छात्र जोड़ के सवालों में बार बार हासिल, जिसे हम कैरी ओवर कहते हैं, उसे लगाना भूल जाता है। ये कोई मामूली भूल नहीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकता है कि दिमाग नंबर्स को प्रोसेस कैसे कर रहा है। और फिर आता है डिस्प्रैक्सिया, जो मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब शारीरिक तालमेल को प्रभावित करता है। जरा सोचिए, जूते के फीते बांधना, शर्ट के बटन लगाना या एक पेन भी ठीक से पकड़ना, ये सारे रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। ये असल में दिमाग और शरीर के बीच तालमेल की एक चुनौती है। अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये उन कंडीशंस के बारे में है जो हमारे व्यवहार, ध्यान और सामाजिक मेलजोल पर असर डालती हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके 3 मेन हिस्से हैं: ध्यान की कमी, बहुत ज्यादा एक्टिव होना और इम्पल्सिविटी, मतलब बिना सोचे समझे काम करना। ऐसे में लंबे समय तक एक जगह टिक कर बैठना या किसी एक चीज पर ध्यान लगाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD। ये सामाजिक बातचीत और संपर्क में चुनौती पैदा करता है और इसमें अक्सर एक ही तरह के व्यवहार को दोहराते हुए भी देखा जाता है। माय नेम इज खान जैसी फिल्मों ने इसे पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। और हाँ, यहाँ स्पेक्ट्रम शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर इंसान को अलग अलग तरीके से और अलग अलग लेवल पर प्रभावित करता है। तो इन सभी चुनौतियों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, और इसका जवाब छिपा है समावेशी शिक्षा में। और अच्छी बात यह है कि मदद के लिए हमारे पास कानूनी ढांचे मौजूद हैं। भारत का जो RPWD एक्ट 2016 है, वो कुल 21 अलग अलग अक्षमताओं को मान्यता देता है। ये कानून इस बात को पक्का करता है कि छात्रों को वो सपोर्ट मिले जिसके वो हकदार हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो अलग थलग करना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है, यानी समावेशन। अक्षम छात्रों को एक सामान्य स्कूल में स्पेशल प्रोविजंस के साथ पढ़ने का पूरा अधिकार है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लक्ष्य छात्र को बदलना नहीं, बल्कि छात्र की ज़रूरतों के हिसाब से सिस्टम को बदलना है। तो क्लासरूम में ये असल में कैसा दिखता है? सोचिए, डिस्कैल्कुलिया के लिए विजुअल कैलकुलेटर देना, डिस्ग्राफिया के लिए लिखने की जगह लैपटॉप या ऑडियो रिकॉर्डर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, ADHD के लिए किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। ये छोटे छोटे बदलाव ही शिक्षा को सभी के लिए आसान बनाकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सभी के लिए है, हम अपनी क्लासरूम्स को सिर्फ संघर्ष की जगहों से बदलकर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हर एक छात्र अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद न सिर्फ आगे बढ़े, बल्कि अपनी अनोखी क्षमता को भी सही मायनों में अनलॉक कर सके।